Hello everyone, welcome to Panesia Tutor. Today we are here with another session of current affairs that will cover your first and second week of April. ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको काफी बूस्ट कर सकते हैं. दिस इज अ शॉर्टर एंड क्रिस्पर वर्जन ऑफ एवरी अदर इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू कवर फॉर योर करंट अफेयर्स. So let's begin with our today's presentation. My first segment covers RBI's monetary policy. RBI stands for Reserve Bank of India. Reserve Bank of India ने अपनी फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी जो है वो रिलीज की है. इस पॉलिसी के अनुसार ऐसा माना गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के आते हुए क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो मार्केट में बढ़ सकते हैं और ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो $100 पर बैरल तक जा सकते हैं और इसी के चलते आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकती है और वो कम हो सकती है. ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि जीडीपी ग्रोथ 2023 में 7.2% के ब्रैकेट में चली जाएगी और प्रीवियसली ये कहा गया था कि ये जीडीपी ग्रोथ 7.8% तक रहेगी. और इसी के चलते अनदर पैरामीटर हैज बीन ब्रॉट टू लाइमलाइट, दैट इज योर सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज बेसिकली योर जनरल राइज इन प्राइसेस. प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन रेट को 5.7% तक रखा गया. प्रीवियसली इन्होंने ये कहा था कि 4.5% के दर तक आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है. और इसी पॉलिसी के अनुसार जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ऐसे जो इंडिसेस हैं वो अनचेंज्ड रहे हैं. आरबीआई हैज remained them stable. Repo rate is on 4% and reverse repo rate is on 3.5%. So these are some of the highlights that you need to know about your RBI's monetary policy. Next segment covers your India Ratings and Research GDP forecast. इनका ये कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 में आपकी जो जीडीपी है वो गिरने वाली है. वो जीडीपी का जो ब्रैकेट जो गिरेगा दैट इज फ्रॉम 7 to 7.2%. ऐसा इन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते एवरी अदर इकोनॉमी इज बीइंग इफेक्टेड. तो इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो आने वाले 3 महीनों में कम होंगे ही, जिसके कारण ये जो फोरकास्ट है दैट इज लो, सेम एज दैट सेट बाय योर आरबीआई. और इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है वो 10.6% तक हो जाएगा. और पीएफसीई यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 8.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023. रिटेल इन्फ्लेशन का टारगेट इनका 5.8% है इन फाइनेंशियल ईयर 2023. अगर मैं रिटेल इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट की बात करूं यानी कि मार्च 2022 में जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट हैज गॉन अप टू 6.95%. ये पिछले 1.5 साल की सबसे मैक्सिमम रेट पे जो इन्फ्लेशन गई है ये वो रेट है. सो दीज आर सम ऑफ द हाइलाइट्स व्हिच आर गिवन बाय योर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च. नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट डील दैट हैज बीन साइंड बिटवीन एडीबी एंड एलडीसी. एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली एक ऐसा बैंक है जो 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था. इसके हेडक्वार्टर्स आर इन नीदरलैंड्स. और एलडीसी स्टैंड्स फॉर, एलडीसी इज बेसिकली अ फ्रेंच कंपनी. इट स्टैंड्स फॉर लुइस ड्रेफस कंपनी. ये बेसिकली एक ऐसी डील है जो कि 5 कंट्रीज के बीच में साइन हुई है दैट आर इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड वियतनाम. इनका ऐसा मानना है कि हम अप्रोक्सीमेटली 50,000 स्मॉल फार्मर्स को मदद करेंगे इन गिविंग देम फैसिलिटीज जिससे कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाएं और कोविड-19 की वजह से जितनी भी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आई हैं उनको दोबारा से रेजिस्ट कर पाएं अब और इकोनॉमीज को रिवाइव कर पाएं और फार्मिंग सेक्टर को फिर से बूस्ट दे पाएं. ऐसा इस डील का मानना है जिसके अंदर 760 करोड़ रुपीज जो है इन्वेस्ट किए गए हैं. So let's see how proficient this deal comes out to be. और इसके अंदर जो टेक्निकल असिस्टेंस है that will be provided in $205,000. So that's about your deal of ADB and LDC. Next segment covers your India's trade deficit. Recently India's का जो trade deficit है that is 518.69 billion. सबसे पहले सवाल उठता है कि trade deficit होता क्या है. Trade deficit is basically a difference between imports and exports of the country. अगर मैं इंडिया से यूएस में सामान भेज रही हूं सो दैट इज थिंग्स आई एम एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया. और अगर मैं यूएस से इंडिया में सामान मंगवा रही हूं दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट्स. अगर मेरे इंपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू माई एक्सपोर्ट्स तो मेरी कंट्री ऑटोमेटिकली ट्रेड डेफिसिट के ब्रैकेट में चली जाएगी. और ऐसा ही हमारी इंडियन इकोनॉमी में अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट किया गया है. Despite there has been a growth witnessed in both imports and exports as compared to your previous years, एक्सपोर्ट्स 43.18% तक ग्रो हुए हैं, इंपोर्ट्स आपके 54.71% तक ग्रो हुए हैं. बट इफ आई सी द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, एक्सपोर्ट्स $417.81 एंड exports $610.22.
तो डिफरेंस इन दोनों का जो है वो 192.41 बिलियन तक आ जाता है. दिस इज द ट्रेड गैप विच इज रिजल्टेड इन द बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट. अब ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका इनबाउंड पेट्रोलियम शिपमेंट्स है ना, उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है. कारण बेसिकली आपके रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है. सो समवेयर बिकॉज ऑफ दिस वॉर एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैज बीन अफेक्टेड, और ऐसा ही यहां पे भी विटनेस हुआ है. बट इसमें नोटिस करने वाली चीज एक ये है कि गवर्नमेंट ने जो अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स सेट किए थे उसको हमारी इकोनॉमी जो है 5% के पैरामीटर्स से इंक्रीज कर चुकी है. So this is one of the good news that we have in this particular section. Next news is basically prosthetic knee कदम. कदम basically ऐसे disabled लोगों के लिए एक indigenously developed prosthetic knee बनाया गया है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो लोग चल नहीं पाते हैं प्रॉपरली, IIT मद्रास और सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी ने मिलकर इस प्रोस्थेटिक नी को बनाया है. इसका बेसिकली काम ये होगा कि जिन भी फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, बसेस में, ऑटोज में, उनके लिए एक सुविधा जो है वो डेवलप की जाए. 160 डिग्रीज का जो फ्लेक्स है इसके अंदर रखा गया है ताकि ये जो लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो आराम से बसेस में और ऑटोज में ट्रैवल कर पाएं. और इसके अंदर एक पेटेंटेड 4 बार ज्योमेट्री है जो कि आपकी अनइवन टेरेन या फिर ऊपर नीचे वाले या पत्थरों वाली सड़क पे ऐसे डिसेबल्ड लोगों को चलने में सहायक होगी. So this is a very good initiative by IIT Madras and Society of Biomedical Technology. Next is Niti Aayog, that is National Institution for Transforming India ने recently first State Energy and Climate Index जो है वो publish किया है. ये इंडेक्स बेसिकली आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की क्षमताओं को जज करता है, जिसके थ्रू वो एनर्जी सेक्टर में और क्लाइमेट सेक्टर में कितनी रिजिलियंट हैं उनके बारे में असेसमेंट की जाती है. इसके अंदर हमने लार्जेस्ट स्टेट्स को भी असेस किया है, स्मॉलेस्ट स्टेट्स को भी असेस किया है और यूनियन टेरिटरीज को भी असेस किया है. तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे सामने आए हैं. टॉप 3 में गुजरात, इन लार्जेस्ट स्टेट्स गुजरात इज ऑन नंबर 1, केरला इज ऑन नंबर 2 एंड पंजाब इज ऑन नंबर 3. ये क्लाइमेट और एनर्जी को कंजर्व करने में काफी मददगार हुए हैं. टॉप 3 इन स्मॉलेस्ट स्टेट्स वी हैव गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर. And union territories we have Chandigarh, Delhi, Daman and Diu. अब ये जो डाटा है ये बेसिकली 2019 और 20 के बेस पे है. अप्रैल 11 को इसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया. इसको चेयर किया था आपके नीति आयोग के सीईओ दैट इज अमिताभ कांत. इसे चेयर किया था नीति आयोग के सीईओ राजीव कुमार, जो कि आपके नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी है. नेक्स्ट इज वार्निका. वार्निका बेसिकली आरबीआई द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक इंक फैसिलिटी है. अब आरबीआई को कौन सी इंक की जरूरत पड़ सकती है? ऑफ कोर्स आरबीआई इज अ करेंसी सप्लायर ऑफ द कंट्री. आरबीआई हमारे यहाँ बैंक नोट्स को जो है वो बनाता है. बैंक नोट्स में लगने वाली जो इंक है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वार्निका को दिया गया है. रिसेंटली मैसूरू कर्नाटका में ये वार्निका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर, जो कि आरबीआई की एक यूनिट है, इन्होंने वार्निका को जो है 1500 मेट्रिक टन की मैन्युफैक्चरिंग से नवाजा है. इसका बेसिकली पर्पस ये होगा कि आपकी कंट्री के अंदर जो बैंकिंग का सिक्योरिटी सिस्टम है उसको इम्प्रोवाइज किया जाए, जो नोट्स में इशू होने वाली इंक है उसको और ज्यादा बेटरमेंट दी जाए. ये बेसिकली एक मेक इन इंडिया को इम्प्रूव करने का, उसको बूस्ट करने का एक इनिशिएटिव है कि जितनी भी इंक जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको हम इंडिजीनियसली ही प्रोड्यूस करें, इंडिजीनियसली ही मैन्युफैक्चर करें. यही वार्निका का मेन मोटिव है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और ये आरबीआई और बीआरबी एनएमपीएल का दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है. सो रिसेंटली शक्तिकांता दास इसके फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले करने गए थे इन योर एलडीसी. एलडीसी इज बेसिकली लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि आपकी बीआरबी एनएमपीएल का ही एक सेंटर है. ये ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करता है और ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो माना गया है. नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम रीसेंट फ्रूट प्रोडक्शंस एंड योर वेजिटेबल प्रोडक्शंस. इसमें एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है. जो आपकी फ्रूट प्रोडक्शन है उसमें आंध्र प्रदेश ने दोबारा से टॉप किया है और 18.1 जो है उन्होंने फ्रूट जो है इस बार प्रोड्यूस किए है. सो दिस हैज बीन एन एडिशन टू आंध्र प्रदेश स्टेट. अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो इट इज 102.92. दीज आर फर्स्ट 3
top states in your fruit production. These are the parameters for 2021, 2022 and this is the parameter for the previous year. और अगर यही मैं वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करूं तो इस बार वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ने वाली another state has come forward, that is your उत्तर प्रदेश स्टेट. उत्तर प्रदेश स्टेट में इस बार जो वेजिटेबल प्रोडक्शन पाई गई है that is 29.58%. अगर आप प्रीवियस ईयर वेस्ट बंगाल के स्टैटिस्टिक्स देखो तो वो 30.33% के अराउंड थे और इस बार के यूपी के और पिछली बार के यूपी के स्टैटिस्टिक्स वर ओनली 29.16%. सो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल को सुपरसीड कौन कर गया है? योर उत्तर प्रदेश स्टेट. और अगर मैं टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करूं तो दैट इज 199.88%. सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ योर मेजर एवरीडे इकोनॉमिक एसेंशियल्स जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सियन 1. एक्सियन 1 बेसिकली आपके नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स का एक जॉइंट इनिशिएटिव है. ये एक फर्स्ट प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड स्पेस मिशन है जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि आपका लो अर्थ ऑर्बिट का एक सैटेलाइट है, उसमें भेजा जाएगा. अगर आम भाषा में बताऊं तो यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजने की तैयारी की जा रही है. इसके अंदर 4 लोगों को चुना गया है, दैट इज लैरी कॉनर, ईटन स्टीबी, मार्क पैथी और एक्सियम के वाइस प्रेसिडेंट जो कि माइकल लोपेस अल्जीरिया है. 8 अप्रैल को ये मिशन चुना गया है. नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से इस रॉकेट को जो है वो लिफ्ट किया जाएगा टुवर्ड्स योर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है जो कि आपका 2030 में डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और इसके अंदर माना गया है कि 5 स्पेस एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है इसको बनाने में. सो लेट्स सी हाउ डज दिस मिशन गोज. और मैं बता दूं कि लैरी कॉनर इज द फर्स्ट पर्सन टू टच द ओशन सरफेस ऑफिशियली इन द सेम ईयर. तो इन्होंने इस साल अपने नाम 2 रिकॉर्ड्स दर्ज कर लिए हैं, वन थ्रू एक्सियन 1 एंड द अदर थ्रू द फर्स्ट पर्सन टू टच द ओशन सरफेस. सो दिस इज अबाउट योर एक्सियन 1 मिशन. नेक्स्ट कम्स गोफन 5.02. ये चाइना ने रिसेंटली अपना एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो स्पेस में रिलीज किया है और इसका सक्सेसफुल लॉन्च के कारण ये रिसेंटली न्यूज में है. दिस इज अ चाइना बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इसे चाइना की शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी बाय चाइना एरोस्पेस साइंस, जो कि चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा नियमित है, उन्होंने लॉन्च किया है. इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन SAS 3000 प्लेटफॉर्म और इसके अंदर 7 इंस्ट्रूमेंट्स को हाइपरस्पेक्ट्रल मॉनिटरिंग के लिए स्पेस में भेजा जाएगा जिसके अंदर आपके एयर, लैंड और वाटर जैसे इंडिसेस को जो है मॉनिटर किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चाइनीज गोफन 5.02. Next segment covers important days and dates in your recent week. These are some of the dates which are often asked in your competitive exams. So let's cover them one by one. 7th April is World Health Day. इस बार का World Health Day का थीम रहा है Our Planet, Our Health. So this is one of the important parameters जो कि आपके health conditions को monitor करने में help करता है. Second is 10th April. 10th April के अंदर 2 दिन मनाए गए हैं. One is World Homeopathy Day and the other is National Siblings Day. होम्योपैथी डे बेसिकली आपके जो होम्योपैथी के फादर रहे हैं दैट इज CF सैमुअल हैनिमन, उन्हीं के जन्म दिवस पर इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे को मनाया गया है. नेक्स्ट इज योर नेशनल सिबलिंग्स डे, बेसिकली टू सेलिब्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिबलिंग्स एंड टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन अमंग देम. दिस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड. 11th अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया और इसी दिन आपकी कस्तूरबा गांधी, जो कि आपके गांधी जी की वाइफ हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को भी मार्क करता है. On 12th April, we have International Day of Human Space Flight and International Day for Street Children. Human Space Flight basically हमारे फर्स्ट स्पेस एजेंडा को कवर करता है. रशिया ने स्पुटनिक 1 जो है इसी दिन को लॉन्च किया था और तभी से ये इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो बनाया गया है. नेक्स्ट इज 13th April. 13th April को जलियांवाला बाग रिमेम्बरेंस डे के नाम पे मनाया जाता है. ऑन 13th April 1919, इट वॉज अ हिस्टोरिक डे इन योर Punjab's history. General Dyer opened fired on thousands of people, killing innumerable people. और उसी इवेंट में जो शहादत को प्राप्त हुए उन्हीं के रिमेम्बरेंस में 13 अप्रैल को every year this is celebrated as Jallianwala Bagh Remembrance Day. And today 14th April is celebrated as B.R. Ambedkar's Remembrance Day. B.R. Ambedkar is basically regarded as father of your Indian constitution because he has given India its constitution. Next comes is ballistic missile Shaheen 3.
पाकिस्तान आर्मी ने रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का जो टेस्ट फायर है वो कंडक्ट किया है। ये टेस्ट फायर इन्होंने अरेबियन सी में कंडक्ट किया था और ऐसा माना जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए सक्षम है। अगर आप इंडियन बाउंड्री की टेरिटरी चेक करो तो इंडियन बाउंड्री में एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने में, हियर इज पाकिस्तान से एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पहुंचने में और एक्सट्रीम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक पहुंचने में ये जो शाहीन 3 मिसाइल है वो सक्षम है। इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 2750 किलोमीटर के अराउंड है। सो दिस इज वन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मीज बेटर बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इन 2021 your Pakistani army conducted a successful launch of enhanced range version of this indigenously developed ballistic cruise missile। पहला टेस्ट इसका 2015 में कंडक्ट किया था और रीसेंट टेस्ट जो है अभी कंडक्ट किया गया है। इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल और PSAC यानी कि पोस्ट सेपरेशन ऑल्टीट्यूड करेक्शन जैसे जो सिस्टम्स हैं उनको यूज किया गया है। इंटर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ऐसे सिस्टम्स को डिवाइस किया जाता है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स में और ये दुश्मन को चकमा देने में काफी ज्यादा सक्षम जो है वो पाई जाती है। इट हैज एबिलिटी टू एडजस्ट योर वॉरहेड ट्रैजेक्टरी फॉर बेटर एक्यूरेसी। इट हैज एबिलिटी टू एडजस्ट वॉरहेड ट्रैजेक्टरीज फॉर बेटर एक्यूरेसी। जो इसका PSAC सिस्टम है वो इस चीज में इसके लिए सहायक है और किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवेड करने में भी ये सक्षमता रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 जो कि आपकी पाकिस्तानी आर्मी ने रिसेंटली टेस्ट की है एंड दिस टेस्ट हैज बीन कंडक्टेड इन योर अरेबियन सी। माय नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स योर इंडो फ्रेंच नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। इसका 20th एडिशन जो है वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली कॉल्ड योर वरुणा एक्सरसाइज। इसे अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया है बाय योर 2 कंट्रीज, वन योर इंडियन आर्मी एंड द अदर इज योर फ्रेंच आर्मी। इसका जो 19th एडिशन था दैट वाज कंडक्टेड इन अप्रैल 2021। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो 1993 में पहली इंडो फ्रेंच आर्मीज की जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया गया था और 2001 में जो इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज हुई थी वहां से इसका नाम जो है वरुणा के नाम से फेमस हुआ और ये बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटरऑपरेबिलिटी, दोनों कंट्रीज की आर्मीज के बीच में एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस को जो है वो कंडक्ट किया जाता है। रिसेंटली एक्सरसाइज जो है अरेबियन सी में जो है वो कंडक्ट की गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज योर लेमिथे 2022। ये 9th एडिशन है इंडिया और सिशलीज की आर्मीज के बीच में। ये एक जॉइंट ट्रेनिंग सेशन है बिटवीन योर सिशलीज डिफेंस फोर्सेस एंड योर इंडियन आर्मी। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं तो इसके अंदर हमें रिप्रेजेंट करने वाले इज गोरखा राइफल्स एंड पीरकंथी बटालियन। ये बेसिकली इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ड्रिल्स को जन्म दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशंस को और डिस्कशंस को, जो कि दोनों कंट्रीज की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, आर्मी की कैपेबिलिटीज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स को जो है वो बूस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज WHO's एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। रिसेंटली WHO ने कहा कि 99% ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड डू नॉट स्टैंड टू देयर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की एक हेल्थ एजेंसी है, उसका कहना है कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज में 99% जो है फेल करती हैं WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। अगर इसका रीजन बताया जाए तो उन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक कॉमन अर्बन पोल्यूटेंट है, इसके कारण ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पुअर हैं। सेकेंड थिंग उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 और PM2.5 ये ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वेरियस पोल्यूटेंट कॉजिंग मैकेनिज्म्स दैट आर प्रेजेंट इन योर एयर। इंडिया में अगर बात की जाए तो PM10 के लेवल्स, PM10 इज बेसिकली अगर किसी भी पर्टिकुलेट मैटर का साइज जो है वो 10 माइक्रोन से कम हो, वो PM10 की कैटेगरी में आता है। और WHO का ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ एयर क्वालिटी का जो लेवल पुअर है दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दीज PM10 लेवल्स। और चाइना में अगर बात की जाए तो PM2.5 के लेवल्स काफी ज्यादा पाए गए हैं, इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी की जो एयर क्वालिटी है दैट इज पुअर। सो दिस इज ऑल अबाउट WHO's एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग हमारी एयर में जो पोल्यूशन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज BIMSTEC। BIMSTEC स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका रिसेंटली 5th एडिशन जो है वो कंडक्ट किया गया। इसे वर्चुअली कंडक्ट किया गया और हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली चेयर किया। इसको होस्ट करने वाली कंट्री है आपकी श्रीलंका। और अगर मैं टोटल मेंबर्स की बात करूं, इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं, दैट आर योर बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। बिम्स्टेक में बेसिकली इसीलिए लाइमलाइट में रहा है क्योंकि इंडिया ने इसमें $1 मिलियन जो है बिम्स्टेक को बजट, ऑपरेशनल बजट के तौर पे जो है प्रोवाइड किए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है टू मेक द अर्ली प्रोग्रेस ऑन द प्रपोजल ऑफ बिम्स्टेक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और म्यूचुअल बिजनेस को प्रमोट करते हुए इस इनिशिएटिव को जो है वो जन्म दिया गया। बिम्स्टेक बेसिकली 1997 में स्टैब्लिश किया गया था और ये रिसेंटली ये 5th बिम्स्टेक इनिशिएटिव जो है वो कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज एलॉन मस्क इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ ट्विटर। यस, एलॉन मस्क जो कि आपके टेस्ला के ओनर है, वो रिसेंटली ट्विटर के जो शेयर्स हैं उनके शेयर्स के प्राइसेस को बढ़ाने में सक्षम रहे हैं और ही इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ योर ट्विटर। इनके पास बेसिकली 9.2% स्टेक है ट्विटर का और ऐसा माना जाता है कि जहां पे एलॉन मस्क का नाम जुड़ जाता है वहां पे शेयर मार्केट में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं और ऐसा ही ट्विटर के साथ भी हुआ। जैसे ही इनका जो ट्विटर का शेयर स्टेक जो है वो बढ़ा, शेयर मार्केट में भी ट्विटर शेयर्स के जो प्राइसेस हैं वो काफी बढ़े हुए देखने को मिले एंड ट्विटर के शेयर 27% राइज कर चुके हैं। और अगर मैं जो ट्विटर के ओनर हैं, फाउंडर जैक डॉर्सी, उनके कंपैरिजन में जो एलॉन मस्क की जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो 2.25% तक बढ़ चुकी हैं। दैट मींस 4 टाइम्स के अराउंड जो है वो उनकी शेयर होल्डिंग से डिफरेंसेस रखते हैं। सो दिस इज ऑल पावर ऑफ एलॉन मस्क। नेक्स्ट इज फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट। रिसेंटली अपनी 36th एनुअल मीटिंग में फोर्ब्स ने वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट जो है वो जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार हमारे टॉप 5 कुछ इस प्रकार से है। एलॉन मस्क विद अ वेल्थ ऑफ $219 बिलियन is on number 1. He's followed by Jeff Bezos जो कि आपके Amazon के CEO हैं with 171 billion, and then it is followed by Bernard Arnault and family with $158 billion, then Bill Gates with $129 billion and Warren Buffett with $118 billion. इंडिया की बात करूं तो it is topped by मुकेश अंबानी, इनके पास $90.7 billion है, गौतम अदानी with a little less $90 billion and शिव नादर जो कि आपकी HCL टेक्नोलॉजीज से बिलोंग करते हैं, उनके पास 28.7 बिलियन। बट इस फोर्ब्स की लिस्ट से हमारी जो नेक्स्ट लिस्ट है जो कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स को दर्शाती है, इट वेरीज अ लिटिल। अब इस लिस्ट के अनुसार गौतम अदानी जो कि आपकी अदानी ग्रुप के चेयरमैन है, ही हैज सरपास्ड एज द रिचेस्ट एशियन एंड द रिचेस्ट इंडियन as compared to मुकेश अंबानी जो कि 11th रैंक पे हैं in this list, और अदानी is on 9th rank in this list as the richest Asian and the richest Indian। और अगर मैं ग्लोबली बात करूं, एलॉन मस्क again has topped this, he is followed by Jeff Bezos। एलॉन मस्क की $273 बिलियन बताई गई है इसके इनकम, एंड जेफ बेजोस has $188 बिलियन। गौतम अदानी की जो रैंक है that is 9th, he is on number 1 position in Asia and in India, और इनकी कमाई जो है $108 बिलियन बताई गई है। So this is all about your billionaires index। Next section is your sports section। Sports section में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इस बार फॉर्मूला 1 रेसिंग से आ रही है। मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि आपकी फॉर्मूला 1 कार्स का पहला एडिशन 2022 में जो हेल्ड हुआ था, उसमें इस टाइटल को हासिल करने में काफी सक्षम रहे हैं। मैक्स वर्स्टैपन जो है नीदरलैंड्स से बिलोंग करते हैं और एट द एज ऑफ 24 इन्होंने फर्स्ट फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जीती थी। इनके पास और भी काफी टाइटल्स हैं। FIA पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2015, 16 और 17, ये तीनों रिकॉर्ड्स कायम करने वाले आपके मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स। नेक्स्ट सेक्शन इज योर वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशंस वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप। ये ग्लासगो में रिसेंटली हेल्ड हुई इन योर यूनाइटेड किंगडम, और इसके अनुसार इंडिया ने 2 हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किए। दीपिका पलिकाल, जोशना चिनप्पा और सौरव घोषाल जो कि वुमेन्स डबल स्क्वैश चैंपियनशिप और मिक्स चैंपियनशिप में जो है वो विनर रहे। और सेकंड सीड की बात करूं तो दीपिका पलिकाल और सौरभ घोषाल, इन्होंने इंग्लिश जो कि एड्रियन वॉलर और एलिसन वॉटर्स हैं, इनको हरा दिया
और अपनी कंट्री का नाम दोबारा से ऊंचा किया इन योर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप। और इंडिया, मैं आपको बता दूं, हैज गिवन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्क्वैश, एज इंडिया इज द फर्स्ट इन एशिया जिसके पास वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप का टाइटल है। सो दिस इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री फॉर इंडिया, इसीलिए ये लाइमलाइट में है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने रिसेंटली 7th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है। इस मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको 10 लाख तक के जो लोन्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा थ्रू वेरियस बैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू नॉन कॉर्पोरेट्स, टू नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को जो है इस सेक्शन में प्रमोट किया जाता है। इस मुद्रा योजना का बेसिकली मोटो है सबका साथ सबका विकास। और अगर मैं आपको प्रीवियस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो मोर देन 34.42 करोड़ लोन अकाउंट्स जो हैं जिनका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 18.60 लाख करोड़ है हैव बीन एक्सटेंडेड थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो इस स्कीम की जो 7th एनिवर्सरी है हैज बीन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। इसके सीईओ विनय हेदेव है और इसका हेडक्वार्टर्स बेसिकली मुंबई में है। नेक्स्ट न्यूज इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने रिसेंटली अपने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसे भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 6 साल पहले लॉन्च किया था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में बेसिकली 30,160 करोड़ लोन्स जो हैं वो सैंक्शन किए गए थे अप्रोक्सीमेटली 1,33,995 अकाउंट होल्डर्स को। इसके अंदर हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का, जो कि आपकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सहायक होगा, उसे बूस्ट करने का एक इनिशिएटिव जो है वो जारी किया गया था। इसकी जो एनिवर्सरी है वो 5 अप्रैल 2022 को मनाई गई रिसेंटली, जो कि 6th एनिवर्सरी थी आपकी। इसमें अनडिजर्व्ड सेक्टर जिसके अंदर आपके एससीज, एसटीज, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनको बेसिकली हेल्प करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए इस प्रावधान को, इन लोन्स को जो है वो इनिशिएट किया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट स्कीम जो आपकी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में टाइमलाइन में रही है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस दैट हैव बीन विटनेस्ड दिस वीक। फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। ही इज नन अदर देन विनय मोहन क्वात्रा। ये पहले एम्बेसडर टू नेपाल थे और अभी फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, दैट इज विनय मोहन क्वात्रा, इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट वी हैव 3 कंट्रीज जिनको नए प्रधानमंत्री मिले हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज गॉट न्यू प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शहबाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी जो कि न्यू इलेक्ट हुए हैं, दैट इज विक्टर ऑर्बन। ये 4th टर्म के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा जो कि रॉबर्ट अबेला को चुना गया है। ये 2nd टर्म के लिए जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो चुने गए हैं। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान अवार्ड। सरस्वती सम्मान अवार्ड बेसिकली लिटरेचर कंपेनियंस को ऑनर करने के लिए दिया जाता है। रामादर्श मिश्रा को रिसेंटली ये जो अवार्ड है वो कॉन्फर किया गया फॉर हिज राइटिंग मैं तो यहाँ हूं। ये 2015 की पब्लिश की हुई राइटिंग है, बट सरस्वती सम्मान में मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में जो भी बुक किसी भी लिटरेरी चीज में आउटस्टैंडिंग हो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। रामादर्श मिश्रा के बारे में बताऊं तो रामादर्श मिश्रा was born in 1924 in यूपी गोरखपुर, और वहीं से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो है वो की। और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पोएम्स लिखी, अराउंड 32 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, 15 नॉवेल्स, 30 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, एंड ही हैज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द लिटरेचर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और अगर मैं सरस्वती सम्मान की बात करूं तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने इसको पहली बार जो है वो इंस्टीट्यूट किया था। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दैट हैज बीन सीन इन टुडेज। नेक्स्ट इज ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स का रिसेंटली 64th एडिशन जो है वो हेल्ड किया गया। ग्रैमी अवार्ड्स आपके म्यूजिक में सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं, और इन अवार्ड्स में 2 नाम काफी प्रोमिनेंटली सामने आए हैं। वन इज जॉनथन माइकल बेतिस्ती। इनको 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। एक तो इनके सॉन्ग वी आर के लिए, देन फॉर अमेरिकन रूट्स जो कि क्राई से संबंधित हैं, बेस्ट अमेरिकन रूट सॉन्ग फॉर क्राई, और विजुअल मीडिया फॉर सोल का बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक, देन बेस्ट म्यूजिक वीडियो जो कि फ्रीडम है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम दैट इज ओलिविया रॉड्रिगो। ये भी अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी म्यूजिशियन है, 19 ईयर ओल्ड है। इनको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जो कि सोर है उसके लिए अवार्ड दिया गया है, और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं
वो रिकॉर्डिंग अकेडमी या फिर नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स और साइंसेस द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। और सिंस 1957 म्यूजिक के वेरियस फील्ड में वेरियस आर्टिस्ट को ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और ये जो 64th एडिशन है ये लास वेगस में रिसेंटली हेल्ड किया गया। नेक्स्ट इज चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन को दिया जाता है। और रिसेंटली ये अवार्ड जो है वो अरेफा जौहरी ने जीता है। अरेफा जौहरी बेसिकली scroll.in जो कि एक मुंबई की मीडिया कंपनी है उसके लिए काम करती हैं। अगर मैं बताऊं आपको चमेली जैन अवार्ड, चमेली देवी वाज वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री और रिफॉर्मर रही हैं। इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया और ऐसा माना जाता है कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ये पहली जैन लेडी थी जो जेल में गई थी। उन्हीं के नाम से इस अवार्ड को जो है वो इनिशिएट किया गया और ये अवार्ड रिसेंटली अरेफा जौहरी ने बैक किया। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो नीतू सिंह has won that award। और इस अवार्ड की हिस्ट्री को ट्रेस करें तो दिस अवार्ड was instituted in 1980 by Varghese and the family of चमेली देवी। नेक्स्ट इज हेनरी प्राइज। हेनरी प्राइज बेसिकली आपकी अमेरिकन फिक्शन द्वारा दिया गया एक प्राइज है। ये रिसेंटली इसीलिए इंपॉर्टेंट बन चुका है क्योंकि इस बार बंगाली राइटर को ये हेनरी प्राइज से जो है वो नवाजित किया गया है। बंगाली राइटर अमर मित्रा हैज रिसीव्ड दिस प्राइज फॉर हिज राइटिंग ऑफ गॉन बुरो। ये गॉन बुरो बंगाली में लिखी गई थी, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो अनीश गुप्ता ने लिखा था जिसका नाम रखा गया द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। अब ये काफी पुरानी एडिशन है। इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो अमेरिका तक पहुंचाया गया थ्रू अमृत पत्रिका जो कि गॉन बुरो को जो है वो पब्लिश किया गया था बाय श्यामल गंगोपाध्याय। और 2020 में दिस वॉज सेंट टू द कॉमन जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी जर्नल है। वहां से इसकी जो शुरुआत है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट इट हैज बूम्ड। और रिसेंटली अमर मित्रा जो कि इसके ऑथर हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट के ऑथर हैं, उनको हेनरी प्राइज जो कि अमेरिका का हाईएस्ट फिक्शन प्राइज है, हाईएस्ट लिटरेचर प्राइज है, उससे नवाजित किया गया। अगर मैं अमर मित्रा की बात करूं तो इन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में 30 नॉवेल्स, 4 बुक्स जो कि चिल्ड्रन को डेडिकेटेड थी और 10 शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो लिखी हैं। अमर मित्रा ने सिर्फ यही प्राइज नहीं, ही हैज ऑल्सो वन साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि इंडिया का टॉप लिटरेरी अवार्ड है, और बंकिम पुरस्कार अवार्ड जो कि उनकी नॉवल अश्वचरित्र के लिए मिला है, एंड कथा अवार्ड जो कि स्वदेश यात्रा के लिए 1998 में उन्हें नवाजित किया गया। So these are some of the important awards that he has won in his lifetime. So again, he has made our country and our economy proud. So that's a wrap with my today's edition of Current Affairs. I hope you like the content of our video. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Till then, stay tuned. Thank you.